गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नंद किशोर सिद्धार्थ शिक्षक सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 9 विजय सामाजिक खंड फर्स्ट का पार्ट नंबर 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। और किस प्रकार यूरोप में समाजवाद फैला, रूसी क्रांति हुई, इसके बारे में देखते हैं कि जब एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया, उस समय सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि राजगद्दी छोड़ दे। ठीक है ना। तो कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को जार ने गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली और तय किया कि भविष्य में भी फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और चुनाव जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर ही किया जाए। तो फरवरी 1917 में राजगद्दी को हटाने राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथ में था। अब फरवरी के बाद क्या हुआ कि कई सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे और उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहते थे। अब देखिए कि जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। उसके बाद भी निर्वाचन का तरीका सब एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई। तो अब देखिए क्या होता है कि अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वाचित नेता कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे, जो कि रूस लौटकर आ गए और उन्होंने युद्ध समाप्त करने का बयान दिया था। उन्होंने 3 बातें रखी थी। एक तो जो 1914 का जो प्रथम विश्व युद्ध था उसको समाप्त किया जाए, एक नंबर 2 सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और तीसरा और अंतिम बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि अप्रैल थीसिस क्या है, अप्रैल थीसिस ये है कि व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए थे कब? 1917 में। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने 3 मांगे रखी कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी ज़मीनें किसानों को दे दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। यही अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अक्टूबर के बाद क्या बदला, तो वो अपन देखते हैं। तो अब अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि वह अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। क्या कहा कि बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या रख दिया जाए? कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। उसके बाद गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्रियाँ, कमेटियाँ बनाई गई और इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी और 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधित्व भेजे। तो अब देखिए अक्टूबर के बाद क्या बदला वो देखते हैं कि 1917 की क्रांति के बाद बदलाव हुए। कब हुए? 1917 की क्रांति के बाद ही क्या क्या हुए? बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था पूरी तरह से खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों को नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। ठीक है ना। उनका स्वामित्व व प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। ठीक है ना। और बोल्शेविक पार्टी का नाम
बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी यानी बोल्शेविक रख दिया गया। रूस एक दलीय राजनीति व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका कहते थे, पहले क्या कहते थे? चेका, और बाद में क्या कहने लगे? ओजीपीयू तथा एनकेपीडी का नाम दिया गया। तो हमने देखा कि रूस जो है वो एक दलीय बन गया था और वहाँ के ट्रेड यूनियनों का पार्टी पर नियंत्रण हो गया था और गुप्तचर पुलिस को पहले चेका, उसके बाद ओजीपीयू और एनकेवीडी के नाम से जाना जाने लगा। तो देखिए 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री कैरेन सिंह की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने से शहर के बाहर चले गए थे, ठीक है ना। और टेलीफोन टेलीग्राम दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और पिंडर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को वहां से रवाना कर दिया था। उसके बाद ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण हो गया। गुप्तचर पुलिसों का नाम बदल दिया गया। बहुत सारे युवक लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए क्योंकि वे समाजवाद परिवर्तन के लिए प्रति समर्पित थे, ठीक है ना। तो अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में भी नए प्रयोग किए थे, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग हो गया। अब क्या था कि पार्टी ने सेंसरशिप थोपा गया, मतलब उनसे करार किया गया। इसलिए पार्टी से मोह भंग हो गया था, ठीक है। और अफसरों की वर्दियां भी बदल दी गई। 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सोवियत टोपी, जिसे बुदियोनोव्का का चुनाव किया गया। अब देखिए गृह युद्ध। गैर बोल्शेविक समाजवादियों और उदारवादियों, गैर समाजवादियों और उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की थी। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों ने रेड्स से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918-1919 में रूस साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारी यानी ग्रीन्स, ध्यान रखना बोल्शेविकों को रेड्स, ठीक है ना, और सामाजिक क्रांतिकारी को ग्रीन्स और जाट समर्थकों को वाइट्स कहा जाता है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि रेड्स, ग्रीन्स और वाइट्स का अर्थ या किसको कहते हैं, तो इसमें रेड्स का लिखना कि दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों से लड़ने की टुकड़ियां संगठित करने लगी, उसे रेड्स कहा जाता है। और ग्रीन्स जो कि 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों को ग्रीन्स कहा जाता है। और जो जार के समर्थक थे उन्हें वाइट्स कहा जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है। इस प्रकार रूस में 1918 से 1920 में भीषण गृह युद्ध हुआ था। इस प्रकार ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैलने लगी और वाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे उन्हें जमीनों पर कब्जा करने
वाले किसानों के खिलाफ सख्ती का रवैया अपनाना पड़ा। ठीक है ना। और कई हरकतों के कारण गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और तेजी से घटने लगा। फिर देखिए, रूसी साम्राज्य में बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई थी। तो अब ये स्वायत्तता, रूसी साम्राज्य में बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दी गई। स्वायत्तता का अर्थ होता है अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार। अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार स्वायत्तता कहलाती है। अब देखो, बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां बनाई। जैसे घुमंतु जो लोग थे वो घूमते थे, इनको घुमंतु कहा जाता है। घुमंतु की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी गई। अब घुमंतु क्या होते हैं वो देखते हैं। ऐसे लोग जो किसी एक जगह ठहर कर नहीं रहते बल्कि अपनी आजीविका की खोज में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? घुमंतु। ठीक है ना। तो देखिए, गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण को जारी रखा और किसानों को जमीन पर खेती की छूट भी दे दी गई थी। ठीक है। और अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती हैं। इस आधार पर वे 5 साल के लक्ष्य तय करते थे और उन्हें हम पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। पहली 2 योजनाएं 1927 से 32 और 33 से 38 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया और 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले, स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि भी हुई। तो देखिए, एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था जारी की गई थी और फैक्ट्री कामगारों और किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए इंतजाम भी किए गए। यानी कि काम काज के साथ शिक्षा भी जरूरी होती है, तो उनको एक विस्तारित शिक्षा के दौरान उनको दाखिला दिलाया गया था तथा सस्ती स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध करवाई गई। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिलने चाहिए, जिससे कि उत्तरोत्तर वो वृद्धि करते रहें। तब देखिए, समाजवाद का निर्माण इस प्रकार हुआ, जिसमें तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्यस्थलें खराब होने लगी और मैग्निटोगोर्स्क को शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर ले गए। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क पर भी जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये कार्य सही होने लगे। तो अब देखते हैं कि महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियां और बालवाड़ियां खोल दी गई, सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई और मजदूरों के लिए आदर्श रियासती मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि
सरकारी संसाधन सीमित थे। अब देखिए स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। अब ये स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण क्या है वो अपन देखते हैं कि 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकारी कीमत पर कोई किसान उस कीमत पर अनाज बेचने के लिए तैयार भी नहीं था। ठीक है ना। तो सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी, लेकिन उस कीमत के दौरान किसान लोग नहीं बेचते थे। अब देखिए लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे थे स्टालिन। लेनिन के बाद किसने पार्टी संभाली? स्टालिन ने। स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए। अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे थे। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाया। किस पर? सट्टेबाजी पर अंकुश लगाया। व्यापारी के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था और 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदार कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदार कुलकों के ठिकानों पर भी छापे मारे थे। और 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई। फलस्वरूप ज़्यादातर जो किसान थे वो छोटे खेतों में खेती करते थे, जिसका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता। आधुनिक खेत विकसित करने और मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाई करना जरूरी था। औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाई करना जरूरी था। किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकार नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना। अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे थे। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई। ज़्यादातर किसानों के खेत छोटे थे और उनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता है। यानी खेत सरकारी नियंत्रण में हो। ठीक है ना। जिसे वे विशाल काय खेत बनाए और एक सामूहिक रूप से वहाँ अनाज बोए। इसके बाद स्टालिन का एक सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। तो स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम, ठीक है ना, इसमें क्या था? 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों यानी कि कोल खोज, सामूहिक खेत को क्या कहते हैं? कोल खोज, ध्यान रखना, कोल खोज में काम करने का आदेश जारी कर दिए गए। जमीन व समान सामूहिक खेतों में स्वामित्व में सौंप दिए गए थे। और ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व को सौंप दी गई। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे। कौल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच में बांट दिया जाता था। कौल खोज के मुनाफे यानी कि मान लो ये खेत है ना,
अब ये जो बड़े बड़े खेत थे इस प्रकार, तो इनका इस पर सरकारी नियंत्रण हो गया, और सरकारी नियंत्रण हुआ तो इन पर सभी सामूहिक रूप से खेती करते थे, और जो फायदा होता था वो सभी आपस में बांट लेते थे। लेकिन सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। सामूहिकी खेतों पर किसान काम नहीं करना चाहते थे। अब क्यों नहीं काम करना चाहते थे? वो ये सोचते थे कि अगर अब हम खुद ही अपने स्वामित्व के आधार पर खेती करें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है। उन्होंने समूहीकरण का विरोध करना शुरू कर दिया और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया गया। इस फैसले पर गुस्से किसानों ने सरकार का विरोध किया। वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या 1/3 रह गई और समूहीकरण का विरोध करने वाले को सख्त सजा दी गई। बहुत सारे को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। समूहीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर हैं न ही समाजवादी के विरोधी है। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों में काम करना नहीं चाहते हैं। तो 1930 से 1933 की खराब फसलों के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इधर तो सामूहिकीकरण का विरोध किया जाने लगा और किसान लोग अपने जानवरों को मारने लगे, और दूसरी तरफ अकाल भी गिरा। तो स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानों की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जा सकती थी। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 से 33 के बीच में अकाल पड़ा। 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। पार्टी में तो बहुत सारे लोग नियोजित व्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना भी करने लगे। 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया, और बहुत सारे लोगों को यातना दे देकर उन्हें इस आशय के बयान लिखवा दिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया। इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। उनमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग भी थे। तो इस प्रकार देखा गया कि स्टालिन सरकार भी सफल नहीं हो पाई। अब देखिए रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव वैश्विक विश्व में, पूरे विश्व में। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया, जिस तरह से उन्होंने शासन चलाया, उसके बाद यूरोप में समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी, लेकिन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। ठीक है ना। और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न यानी कि बोल्शेविक व समाजवादी
का संघ, ये कॉमिंटन था। और कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में भी शिक्षा दी गई। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स में शिक्षा दी गई। क्लियर। और जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी, लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग ये समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांतिकारियों के आदर्श के अनुरूप नहीं है और एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था। उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे, गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यकता स्वतंत्रता नहीं दी गई। विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा कम रह गई थी। तो इस प्रकार देखा गया कि आते आते वो 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा भी कम हो गई थी। इसलिए वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान तो करते हैं, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपको प्यारे बच्चों ढंग से सुनना है, समझना है और कार्य भी ढंग से करना है। तो इस प्रकार देखा गया कि रूसी क्रांति में प्रेरित होने वाले बहुत सारे भारतीय भी थे। उनमें से कई ने कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षा भी प्राप्त की थी। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक या सांस्कृतिक व्यक्तियों ने सोवियती प्रयोग में दिलचस्पी भी दिखाई, वहाँ का दौरा किया। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा भी था। भारतीय लेखन की सोवियत रूस की अलग अलग छवियाँ भी दिखाई गई थी। तो आपको ढंग से सुनना है, समझना है और प्रश्न जब आपके सामने प्रेषित हो तो आपको ढंग से उनके आंसर भी देने हैं। थैंक यू।